75 ईयर के बाद भी यहाँ बाबा के बच्चे अपने संविधान के आदर करने वाले लोगों को सत्ता में बिठाने में आज भी नालायक है, इसका दुख भी है। और लायक कौन और नालायक कौन, इसके फर्क करने की आदत और औकात हम लोगों में पैदा होनी चाहिए, तब पता चलेगा असली कौन और नकली कौन। सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को न मानने वाली सरकारें और सरकारी बाबू लोग क्या ये संविधान का सम्मान कर रहे या संविधान का अपमान कर रहे हैं? महार वतन की जमीन अगर नजराना देके कलेक्टर ने परमिशन दिया तो ट्रांसफर सेल, और इसलिए अकेले कानून के लड़ाई के आधार पर सब कुछ जीता जाएगा, ऐसा कोई मानना ये कोई अच्छे आदमी की निशानी नहीं है। और इसलिए आंदोलन की बहुत जरूरत होती है कि जिन आदिवासियों ने बौद्ध धर्म अपनाया, जिन आदिवासियों ने जैन धर्म अपनाया, जिन आदिवासियों ने ईसाई मुस्लिम धर्म अपनाया, उनको आदिवासी नहीं मानने का, आदिवासी में डीलिस्टिंग लागू किया तो यह परिणाम होगा। पूरा आदिवासी 9% से 4% तक पहुंचेगा। इसके भयंकर परिणाम होंगे कि भाई कभी आदिवासी भी बाबा साहब के लीडरशिप के साथ साथ थे, और इसलिए आदिवासी और बाबा साहब का रिश्ता कोई नया नहीं है। कानून नहीं होना एक अलग बात है, और कानून होकर भी उसकी धज्जियां उड़ाना, ये अगर सरकारों की फितरत है, यही सरकारों की आदत है, तो इन सरकारों को सवाल पूछना चाहिए कि संविधान का अमृत महोत्सव मनाने का तुम्हें कितना अधिकार है। बाबा साहब के आंदोलन को अपनाने की जरूरत है। मैं किसी दलित नेता को अपनाओ ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मत अपनाओ। बाबा साहब को अपनाओ, बाबा साहब के आंदोलन को अपनाओ, बिकने वाले नालायक नेताओं को मत अपनाओ। व्याख्यान देना, लेक्चर देना, भाषण देना और अलग होना, ये एक अलग बात है। और दिए हुए लेक्चर, दिए हुए भाषण, दिए हुए व्याख्यान, इसके ऊपर मूवमेंट खड़ी करना एक अलग बात है। और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देकर जाने की नहीं है। अगर भाषण देकर जाना है तो फिर प्रोग्राम मुझे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका कुछ परिणाम निकलना चाहिए, अंजाम आना चाहिए। और इसलिए कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। मैं जब साउथ इंडिया का प्रभारी था तो मुझे एक केरल का साथी मिला, मिलिट्री में कर्नल था। उस कर्नल से किसी एक साथी ने कहा, आर यू साउथ इंडियन? क्या आप साउथ इंडियन हो? कर्नल का जवाब था, नो, आई एम नॉट साउथ इंडियन, आई एम ए इंडियन फ्रॉम साउथ। आई एम ए इंडियन फ्रॉम साउथ। उसी तरह एक यंग लड़का आदिवासी समाज का एक सरकारी अफसर के साथ लड़ पड़ा, और लड़ाई यहाँ तक पहुँची कि सरकारी अफसर ने वो यंग लड़के को कहा कि तुम्हारे जैसे आदिवासी है कितने? कितने हैं हमारे भारत में आदिवासी? और उस यंग लड़के ने उस सरकारी अफसर को कहा, भारत में आदिवासी नहीं है, आदिवासी में भारत है। आदिवासी के धरती पर भारत है। बात छोटी सी है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो समझने वालों के लिए काफ़ी है। आज हम गढ़चिरौली जिले में, शायद गढ़चिरौली वालों को भी पता नहीं होगा,
कि गढ़चिरौली के जिले में एक जगह गोंडी स्कूल चलाया जाता है, गोंडी भाषा में शिक्षा दी जाती है। अब मुझे बताइए, गोंडी भाषा में स्कूल चलाना कोई अपराध है क्या? सरकार ने उस स्कूल के ऊपर डेली 1000 रुपीज फाइन लगाया, एक दिन का 1000 रुपये जुर्माना। अब मुझे बताओ कि गोंडी भाषा पढ़ाना या उसके माध्यम से पढ़ाना ये कौन सा गुनाह है? ये एक तरफ। मुंबई में एक जोगेश्वरी नाम की जगह है, वहाँ ट्राइबल हॉस्टल है। अब गांव का लड़का पढ़ने के लिए आया, उसने एक दिन हॉस्टल में रहते हुए पिज्ज़ा मंगाया। क्या मंगाया? आदिवासी लड़के ने पिज्ज़ा मंगाया, इसलिए उसको हॉस्टल से निकाल दिया। अब फिर उदाहरण प्रातिनिधिक है कि क्या आदिवासी लड़का आदिवासी है इसलिए उसको पिज्ज़ा मंगाने की ऑर्डर देने की पावर नहीं? गुनाह है। गढ़चिरौली में गोंडी भाषा में स्कूल चलाना कोई गुनाह है? इससे सरकार की नीति समझ में आती है। लेकिन इसी सरकारी नीति के विरोध के दो उदाहरण बहुत बढ़िया है, और एक उदाहरण है ओडिशा का। हम तो चिल्लाते रहते हैं, दुख दर्द रखना एक अलग बात है। मडावी साहब ने बताया, आदिवासी अपना दुख दर्द नृत्य के माध्यम से, गानों के माध्यम से वो रखता है। ओडिशा में जब आदिवासियों का जंगल के ऊपर हमला हुआ कारपोरेट का, वेदांत नाम की बड़ी कंपनी हजारों हेक्टेयर जमीन नियामगिरी, ये जो पर्वतीय इलाका है, वो जब नियामगिरी नाम का पर्वतीय इलाका जिसमें हजारों आदिवासी के परिवार उजड़ जा रहे थे, ग्राम सभा को पैरों तले दबाया जा रहा था, तब वहां के आदिवासियों ने बड़े कारपोरेट को हराया। वेदांत प्रकल्प को रद्द करवाया। सरकार वेदांत के पीछे खड़ी थी, इसके बावजूद वहां के लोकल आदिवासी, ग्राम सभा के कार्यकर्ता, लीगल एडवोकेट और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ती, इनके एक होने के कारण वेदांत को हटना पड़ा। यह सिर्फ वेदांत हटने की बात नहीं है। नवी मुंबई के पास उरण नाम का इलाका है, जहां अभी JNPT मतलब नया पोर्ट डेवलप हो रहा है। वहां जब फार्मर लोगों की जमीनें गई, तब एक ऑर्गेनाइज आंदोलन उरण में खड़ा हुआ। वहां के दिवंगत नेता कुणबी समाज के अभी नहीं है, लेकिन उनकी लीडरशिप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त SEZ का प्रकल्प हटना पड़ा। मैं ये दो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मडावी साहब, यहां संघ वाले सुनने वाले हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कि वो सुने और अपने आका को जाकर बताए, ताकि आका को भी पता चले कि हमारे सारे ओपिनियन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जाए और बताए। वो दोनों जगह पे कारपोरेट कल्चर को हटना पड़ा। लेकिन गढ़चिरौली में जिसका जिक्र हमारा प्रीतिश ने भी किया अपने संचालन में, गढ़चिरौली में क्यों आंदोलन नहीं खड़ा होता? तीनों विधानसभाएं पॉलिटिकली ST के लिए रिजर्व है, तीनों MLA ट्राइबल के हैं। यहाँ का MP ट्राइबल है,
आदिवासी है, तो फिर यहां की आदिवासी लीडरशिप करती क्या है? और इसका जब सवाल आता है तो सवाल देश के आदिवासी लीडरशिप को टच करता है, और उससे नया सवाल पैदा होता है कि पूरे देश में आदिवासी लीडरशिप है कहां? वही सवाल राज्य में खड़ा कर सकते हो कि राज्य में आदिवासी की इंडिपेंडेंट लीडरशिप कहां है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। और जवाब क्या मिलता है? जवाब नहीं है। रामचंद्र गुहा एक बड़ा स्कॉलर है, उसने एक किताब लिखी है, और उस किताब में वो कहता है आदिवासियों को अपने अंबेडकर की जरूरत है। आदिवासी को अपने अंबेडकर की जरूरत है। अब कहने में तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रामचंद्र गुहा यह नहीं बताता है कि अंबेडकर को ही स्वीकार करके आदिवासियां आगे बढ़ सकते हैं। यह गुहा नहीं कह सकता। यहां इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, बदमाशी और इंटेलेक्चुअल पोलराइजेशन करने की कोशिश जब रामचंद्र गुहा जैसे लोग कर सकते हैं, तो बेचारे दिल्ली के रंगा बिल्ला क्यों नहीं कर सकते? उनके जैसे लोग क्यों नहीं कर सकते? और इस सच को समझने की जरूरत है, और इस सच को जब समझेंगे तो आपको और एक दो उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, क्योंकि यह मकसद मेरा स्पीच देने का नहीं है। महाराष्ट्र में पैसा है, देश में है, 96 का कानून है। रूल कब बने? 96 का कानून, नियम कब बने? नियम कब बने? 2014 में। कितने साल के बाद? वो 4 और ये 14, 18 साल के बाद। जो पैसा कायदा भारतीय संविधान के 5वीं और 6ठी सूची के तहत बना, और यह 5वीं और 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान में आने के लिए बाबा साहब ने अपना क्या खून पसीना दांव पे लगाया। ये बिना संविधान सभा के डिबेट पड़े बगैर ये उनको किसी के समझ में नहीं आएगा। ये अनुसूची का पहले मतलब क्या होता है ये कई लोगों को पता नहीं है। इवन दलित आंदोलन के बड़े बड़े सूरमा भोपाली को 5वीं और 6ठी सूची का नाम लिए तो पसीना छूटता है। कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, कड़वी है। और अगर ये 5वीं 6ठी सूची नहीं होती, ये आता पैसा कानून? कोई नहीं आता। अब सवाल है, पैसा कानून आया 96 में, नियम बने 2014 में। सवाल है महाराष्ट्र में कितनी ग्राम सभा बनी? और कानूनी रूप से एक भी नहीं। कानूनी रूप से एक भी नहीं। अब एक भी नहीं तो मैं उदाहरण देता हूं। गढ़चिरौली में खदान कंपनी के लिए लैंड एक्वायर की गई। कंपनी के लिए क्या नाम है उस कंपनी का? लॉयड्स एंड मेटल्स ना, यही कंपनी। अब उसमें कई सारे पैसा नोटिफाइड गांव है। क्या हुआ? क्या हुआ? कानून पे तो पेपर पे कानून है, धज्जिया। यह संविधान का अपमान। यह संविधान के अमृत महोत्सवी साल में यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है। एक भी ग्राम सभा के रिजोल्यूशन को मानते नहीं। ये गढ़चिरौली की बात। अब उत्तर महाराष्ट्र नासिक में आ जाओ।
नासिक में इगतपुरी तालुका, ये इगतपुरी तालुका में लगभग 90% विलेज गांव ये पेसा नोटिफाइड विलेजेस है, पेसा नोटिफाइड गांव है। अब जो गुजरात से जो हाईवे बन के आ रहा है उसके लिए लैंड एक्विजिशन हो रही है, किसी ग्राम सभा को पूछा नहीं। वकील होने के नाते बहुत से लोग सारे डॉक्यूमेंट लेकर मेरे पास आते हैं, जब उनकी औकात है तो अदालत में चले जाते हैं। जैसे लॉयड एंड मेटल के खिलाफ कई लोग नागपुर हाईकोर्ट में गए थे, फिर भी नहीं हो पाया। और सुबह हमारे कोबरागड़े साहब जो बोले ना कि माओवाद खत्म होना चाहिए, अच्छी बात है, उसका स्वागत तो सभी करेगा, लेकिन माओवाद खत्म करने के पीछे और कोई है क्या? उसका फायदा उनको मिले, उसका इंतजाम करने के लिए कोई कारपोरेट है क्या? और इस संभावना को भी कोई नकारता नहीं। दिस इज अदर साइड ऑफ द होल प्रोजेक्ट। यह भी कड़वी सच्चाई है। और इसीलिए वर्तमान मुख्यमंत्री ने अभी तक पालक मंत्री पद छोड़ा नहीं गढ़चिरौली का। नॉर्मली मुख्यमंत्री किसी भी जिले का पालक मंत्री होता नहीं, वो तो राज्य का पालक मंत्री है भाई, मुख्यमंत्री है। लेकिन फडणवीस के माध्यम से ये स्पेशल कैटेगरी तैयार की गई और एक अकेले जिले के इनको पालक मंत्री बनाया। और पालक मंत्री बनाकर, पालक मंत्री होने के नाते क्या वो अकेले गढ़चिरौली को देखेंगे? कानूनी रूप से नहीं देख सकते शायद, लेकिन देख रहे, इसलिए बीड़ का अलग है, रायगढ़ का अलग है, और किसी जिले का मामला अलग है, वो उनके काबू के बाहर वाला मामला है। ये जब सारे तथ्य देखते हैं तो पेशा कानून को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिनको पेशा कानून के अधिकार है, यह मुख्यमंत्री को भी नहीं होता। महाराष्ट्र के राज्यपाल इन्होंने 14 नवंबर 2017 को एक ऑर्डिनेंस निकाला और पेशा कानून को महाराष्ट्र में निरस्त किया, बिल्कुल जीरो बजट करवाया। पेशा कानून के अंदर ग्राम सभा ट्राइबल है तो 9 कैटेगरी ऑफ द सर्विसेज वो ट्राइबल के लिए रिजर्व होती है, इसको ओपन करवाया। तो इस तरह के पेशा कानून की हत्या करने वाले लोग हुक्मरान है। उसका और एक बढ़िया उदाहरण है, आसाम में एक सीमेंट कंपनी के लिए इतनी जमीन दी है कि मामला अदालत में पहुंचा तो जज ने अपने सर पे हाथ मार के लिया और जज बोलता है, यार पूरा जिला सीमेंट कंपनी को दे रहे हो क्या? पूरा जिला। खुद जज में, हाईकोर्ट का जज सर पकड़ के बोलता है कि क्या पूरा ट्राइबल जिला है उसको कारपोरेट को दे रहे हो? संविधान एक तरफ है और हुक्मरान दूसरी तरफ। संविधान की कल्चर एक है और हुक्मरानों की कल्चर अलग है। और इसलिए संविधान ने 75 इयर्स पूरे हुए, 75 पूरे हुए, इसका आनंद है। लेकिन 75 ईयर के बाद भी यह बाबा के बच्चे अपने संविधान के आदर करने वाले लोगों को सत्ता में बिठाने में आज भी नालायक है, इसका दुख भी है। संविधान का अनादर करने वाले लोगों के हाथ में पावर देना, सत्ता देना, ये कौन से समझदारी है? और सिर्फ कोई रामटेके, कोई मेश्राम ये पावर में बैठेगा तो इसको नहीं कहते कि ये पावर में है। झारखंड में आदिवासी पार्टी की सरकार है, देश में अकेली
आदिवासी पार्टी की, आदिवासी मुख्यमंत्री की अकेली एकमेव सरकार है, हेमंत सोरेन की। अभिमान है उसके ऊपर, बेचारे को जेल में भेजा तो भी सरेंडर नहीं हुआ। हमारे दलित नेता जेल में जाने के पहले ही सरेंडर होते हैं। नागराज जी लखनऊ में बैठे हैं, कुछ बॉम्बे में है, जेल से इतने डरते हैं, लेकिन वो बेचारा जेल में गया लेकिन सरेंडर नहीं हुआ। लेकिन उसके राज में भी, झारखंड में भी पेशा कानून के रूल अभी तक नहीं बने हैं, आज तक। 1996 का कानून, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी पार्टी की सरकार, फिर भी पेशा कानून का इंप्लीमेंटेशन झारखंड में नहीं। इसीलिए कोई रामटेके मेश्राम पावर में बैठने से सब कुछ होगा ऐसा मानना आसान नहीं है, गलत है। वो लायक रामटेके होना चाहिए, वो नालायक मेश्राम नहीं होना चाहिए। और लायक कौन और नालायक कौन, इसके फर्क करने की आदत और औकात हम लोगों में पैदा होनी चाहिए, तब पता चलेगा असली कौन और नकली कौन। झारखंड में भी अभी वर्तमान समस्या है और वो है सारंडा प्रोजेक्ट की। सारंडा प्रोजेक्ट में 34,000 हेक्टेयर जमीन आदिवासी की कोयला खदान प्रोजेक्ट के लिए ले जा रही है। 34,000 हेक्टर, 1 हेक्टर म्हणजे 2.5 एकर, अनेक शहरातल्या लोकांना माहिती नाही। 34,000 हेक्टर आदिवासी की एक्वायर की जा रही है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट भी कहता है यार 34,000 जमीन, हेक्टर जमीन ले रहे हो, आदिवासी को पूरा तहस नहस कर रहे हो। अब बेचारा जज भी क्या करेगा? जज ज्यादा से ज्यादा कानून का फैसला दे सकता है, जज इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। इंप्लीमेंट करने की पावर जज के पास नहीं है। जज फैसला देगा, फैसला लागू करने के लिए ये सरकारी बाबू होते हैं, सरकार होती है। और ये सरकार और सरकारी बाबू नहीं करेंगे तो फैसले तो आते रहेंगे, इंप्लीमेंटेशन का क्या होगा? और संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को न मानने वाली सरकारें और सरकारी बाबू लोग क्या ये संविधान का सम्मान कर रहे या संविधान का अपमान कर रहे हैं? एक तरफ नगारे बजा रहे संविधान के अमृत महोत्सव के, और दूसरी तरफ ये संविधान की धज्जियां। सुबह हमारे खोबरागड़े साहब ने जिक्र किया 1874 के कानून का। ट्राइबल की जमीन अगर कोई खींच लेता है तो कानून है उसको वापस करनी चाहिए, कानून तो है। 2 दिन पहले हम नागपुर में बैठे थे और इसी को लेकर जब ज्यादा डिस्कशन हुई राउत साहब, तो पूना का महार वतन का जमीन जिस तरह से लूटा उसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ। महार समाज की जमीन अगर कोई जबरन लूटेगा तो इसको रिस्टोर करने का कोई कानून नहीं है। ट्राइबल के लिए है, आदिवासी के लिए है। महार वतन की जमीन अगर नजराना देके कलेक्टर ने परमिशन दिया तो ट्रांसफर सेल, आदिवासी की तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। और इसलिए हम दोनों उस दिन बात कर रहे थे और बातों का नतीजा निकला कि इस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे और जो आदिवासी जमीन को संरक्षण है वही महार वतन के जमीन को संरक्षण कानूनी रूप से मिलना चाहिए। ये हमारा डिस्कशन का परिणाम था। कानूनी लड़ाई हम दोनों लड़ते हैं, दोनों सक्षम है। प्रशासन के तौर पर वो सक्षम है, कानूनी रूप से मैं खुद देखूंगा, हमें और कोई तीसरे की जरूरत भी नहीं है।
लेकिन आंदोलन एक बड़ी ताकत होती है, आंदोलन की ताकत है। बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह का लड़ाई कानून के माध्यम से महाड़ के कोर्ट में भी लड़ी, लेकिन लोगों के ताकत का आंदोलन भी उसके साथ था। और इसलिए अकेले कानून के लड़ाई के आधार पर सब कुछ जीता जाएगा, ऐसा कोई मानना ये कोई अच्छे आदमी की निशानी नहीं है। और इसलिए आंदोलन की बहुत जरूरत होती है। अपने गढ़चिरौली के बाजू में रायपुर है, छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में अभी बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट आ रहा है देश भर। ये जो सुबह हमारे प्रोफेसर बाम्बोई जी ने डी लिस्टिंग की बात की ना, उस डी लिस्टिंग के बारे में मैं और मडावी साहब कई जगह शिविर ले रहा हूँ, कैंप ले रहा हूँ। डी लिस्टिंग का मतलब यह है कि जो आज के आदिवासी अनुसूची में लिस्ट में आदिवासी जातियां है, कम्युनिटी है, उसमें से कुछ जातियों को बाहर निकालना, इसको कहते हैं डी लिस्टिंग। मतलब प्रेसिडेंट की जो एसटी लिस्ट है उस लिस्ट से कुछ जातियों को बाहर निकालना। और ये पॉलिसी किसकी है? बीजेपी की है। आधार क्या है? आधार ये है कि जिन आदिवासियों ने बौद्ध धर्म अपनाया, जिन आदिवासियों ने जैन धर्म अपनाया, जिन आदिवासियों ने ईसाई मुस्लिम धर्म अपनाया, उनको आदिवासी नहीं मानने का। अभी तक का कानून क्या है? अभी तक का कानून यह है कि अगर आदिवासी ने कोई भी धर्म अपनाया तो भी वो आदिवासी है। अब ये बीजेपी कानून ला रही है, पॉलिसी ला रही है कि जिन आदिवासी ने मुस्लिम धर्म अपनाया वो आदिवासी नहीं होगा, ईसाई धर्म अपनाया वो आदिवासी नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आज देश में आदिवासी की लोक संख्या 9% है, 9%। डी लिस्टिंग को अगर 100% लागू किया तो 4% आदिवासी देश में बचेगा। 4% आदिवासी अगर बचेगा तो पैसा कानून का क्षेत्र भी उतना ही होगा, बजट भी आपका उतना ही होगा, रिजर्व ट्राइबल सीटें एमपी एमएलए की उतनी ही होगी, लोकल बॉडी में उतनी ही होगी। और इसलिए आदिवासी ने जागने की जरूरत है। और बीजेपी के जो आदिवासी नेता है ये इसी का डिमांड कर रहे हैं। झारखंड में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा, किसका? बीजेपी का, उसने खुद डिमांड की कि आदिवासी में डी लिस्टिंग लागू करना चाहिए। अब मुझे बताओ, आदिवासी में डी लिस्टिंग लागू किया तो यह परिणाम होगा, पूरा आदिवासी 9% से 4% तक पहुंचेगा। इसके भयंकर परिणाम होंगे। कितने आदिवासी नेता, कितने आदिवासी संगठन इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, जिसका जिक्र हमारे मडावी ने किया कि वर्षा में बाजू में बाबा साहब के जमाने में एक आदिवासी परिषद हुई थी। बाबा साहब के खुद समय में आदिवासी की बाबा साहब के उपस्थिति में 6 परिषद हुई, 6, जिसका ज्यादा जिक्र नहीं होता। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के प्रचार में उत्तर महाराष्ट्र के इलाके में नंदुरबार, जलगांव का और नासिक पट्टे का भील आदिवासी बड़े पैमाने पे शामिल था। भील समाज के आदिवासी महिलाओं के गीत, बाबा साहब हमारा नेता है, उस समय के गीत आज भी उपलब्ध है। लेकिन जिसको इतिहास लोगों के सामने रखने की बजाय, ये इतिहास अगर नहीं रखा जाएगा तो लोगों को कैसा मालूम होगा कि भाई कभी आदिवासी भी बाबा साहब के लीडरशिप के साथ साथ थे। और इसलिए आदिवासी और बाबा साहब का रिश्ता कोई नया नहीं है, बात बीच में समय में बिखरा हुआ है।
शबरी के नाम पर उसको राम के साथ जोड़ा गया है। आपको वहां से राम को काटकर फिर बाबा साहब के साथ जोड़ने की जरूरत है। इस बात को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। और ये काम करने के लिए 2 दिन पहले चीफ जस्टिस गवई, अब 23 तारीख तक है, लेकिन उन्होंने एक लेक्चर दिया और लेक्चर देते वक्त उन्होंने एक बात के ऊपर शर्मपन महसूस की, मतलब उनको बुरा लगा। कब बुरा लगा? आपको शायद याद होगा 79 में महाराष्ट्र में एक पुलिस स्टेशन में आदिवासी लड़की को बुलाकर उसके ऊपर बलात्कार हुआ था। मथुरा नाम की लड़की, आपल्या जिल्ह्यातली, वर्षा, तुकाराम वरसे स्टेट, वर्षा की पुलिस स्टेशन में बलात्कार हुआ। कोर्ट ने उसको 79 की कोर्ट ने छोड़ दिया। छोड़ते वक्त कोर्ट ने क्या कहा? लड़की ने विरोध नहीं किया। अब मुझे बताओ, आदिवासी लड़की पुलिस स्टेशन में कितना विरोध करेगी? अब मुझे अभी भी याद है, उस वक्त मैं छात्र था, तब मुझे पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर ने कहा था कि ऐसे जजमेंट देने वाले जजों को अगर लड़की है और उसके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका जजमेंट क्या होगा। मुझे पढ़ाने वाले प्रोफेसर की यही वाणी थी। उसी को गवई ने 2 दिन पहले दोहराया कि मेरे जुडिशियल लाइफ में मुझे सबसे बुरी घटना कोई लगी तो मथुरा के ऊपर पुलिस स्टेशन में बलात्कार हुआ और उसको खुलेआम छोड़ दिया। अब ये एक घटना सामने आई, ऐसी अनगिनत घटनाएं जिसका जिक्र कई बार होता है लेकिन उसका समाधान नहीं होता। और इसीलिए पिछले हफ्ते मैं दमन में गया था। दमन में अपने पार्टी के साथी है, वहाँ अपना महामंत्री आदिवासी है, और उसको लेकर मैं कलेक्टर को मिला था, ये रिप्रेजेंटेशन दिया था। दमन में आदिवासी के जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है, कोई भी। जाओ अदालत में लड़ो। कितने लड़ोगे? सिविल कोर्ट में जाओगे तो नीचे, पहले रेवेन्यू अथॉरिटी में जाओगे, बाद में सिविल कोर्ट में आओगे, बाद में जिला कोर्ट में आओगे, बाद में हाई कोर्ट में आओगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में आओगे। ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट है। कितना लड़ोगे? सिस्टम के खिलाफ कितना लड़ोगे? अच्छा वकील लाओगे कहाँ? उसको देने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? इतनी शिकायतें हैं। मतलब कानून नहीं होना एक अलग बात है, और कानून होकर भी उसकी धज्जियां उड़ाना, ये अगर सरकारों की फितरत है, यही सरकारों की आदत है, तो इन सरकारों को सवाल पूछना चाहिए कि संविधान का अमृत महोत्सव मनाने का तुम्हें कितना अधिकार है। संविधान का 75th ईयर सेलिब्रेट करने का कितना अधिकार है। और 1 नवंबर से 15 नवंबर तक बिरसा मुंडा के जयंती के मौके पर आदिवासी के बजाय जनजाति गौरव समारोह इसके नाम पर कार्यक्रम करके 10 करोड़ रुपया बर्बाद करने का तुम्हें किसने अधिकार दिया, ये पूछने का समय है। 10,000 करोड़, ये पूछने की जरूरत है। और अगर यही तरीके से सरकारें करती रही तो संविधान आपका है, कानून आपका है, लेकिन सरकार आपकी नहीं है। सरकार आपके खिलाफ है, सरकार की नीति अलग है। तो प्रजातंत्र में कहते हैं ना, एक तो सरकार की नीति बदलो, नहीं तो सरकार बदलो। एक तो सरकार की नीति बदलो, नहीं तो सरकार बदलो।
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। और इसीलिए एक तरफ से सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल लेवल का उतना आपका प्रभाव होना चाहिए कि सरकारें उसके सामने झुकनी चाहिए। नहीं तो तुम्हारे तुकाराम महाराज हो गए तुम बड़े, तुम कबीर हो गए तुम बड़े, तुम रविदास तुम हो गए बड़े। किसी भी वैचारिक ताकत को, संगठन की ताकत अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं है। और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए संगठन और आदिवासी समाज अब छोटे छोटे संगठनों में है और ये बड़े संगठनों में तब्दील नहीं होता। चलो दलित नेता बिकने वाले हैं, लेकिन बिकने के लिए है तो आदिवासी का क्या, उसमें बिकने के लिए भी माल नहीं है। अब ये बिकते बिकते कभी कोई सुधर जाएगा। नालायक का लायक हो सकता है, वाल्या का वाल्मीकि हो सकता है, सारे नालायक नहीं हो सकते, लेकिन फैक्ट्री में रॉ मटेरियल तो होना चाहिए। आदिवासी फैक्ट्री विदाउट रॉ मटेरियल है, सारा कॉन्ट्रैक्ट है, सारा आउटसोर्सिंग है। तुम बीजेपी वाले तुम आउटसोर्सिंग करो, तुम कांग्रेस वाले तुम आउटसोर्सिंग करो। अरे आउटसोर्सिंग करने से राइट नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलते, शोषण मिलता है और वही तुम भुगत रहे हो। दलित आंदोलन की एक अच्छी बात है, कुछ पागल तो है, चिल्लाते तो रहते, पागल तो है, चिल्लाते रहते हैं, कोई पत्थर मारते रहता है, कोई गाना गाते रहता है, कोई ढोल बजाते रहता है, पागल है। लेकिन पागल ही कभी कभी परिणाम पैदा करता है, पागल ही परिणाम पैदा करता है। और इसीलिए आदिवासी को स्वतंत्र संगठन, लीडरशिप की जरूरत है और वही संगठन और लीडरशिप अंबेडकरी आंदोलन साथ आना चाहिए। बाबा साहब के जमाने में कोशिश हुई, कांग्रेस वालों ने नालायकी की, बहुत सारी नालायकी की। जब ओबीसी एक आरसी 84 नाम का उस समय का साइमन कमीशन के लिए बाबा साहब के साथ खड़े होने वाला ओबीसी जब सामने आया तो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में कांग्रेस ने कहा, अरे ये यादव, ये बाकी लोग, ये बाबा साहब के पीछे क्यों जाएंगे, जाना नहीं चाहिए, बाबा साहब के पीछे जाओगे तो वो तुमको चमार बनाएगा, चमार बनाएगा। क्या आदिवासी में यही नहीं बोया जाता? आदिवासी में यही बोया जाता है। क्या आदिवासी में गोंडिया और प्रधान, इसमें अनटचेबिलिटी का मामला नहीं है? क्यों भाई, गोंडिया और प्रधान, इसमें अनटचेबिलिटी का मामला है। और इसलिए बाबा साहब के आंदोलन के साथ कुछ लोग जुड़ने नहीं चाहिए। ये हमेशा, हाँ वो मतलब ही प्रधान, वो हमेशा ये कोशिश रहती है और आज भी वो कोशिश जारी है। और इसीलिए चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे डीटीएनटी, विजेएनटी, ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, इनको सबको समझने की जरूरत है। बाबा साहब के आंदोलन को अपनाने की जरूरत है। मैं किसी दलित नेता को अपनाओ ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मत अपनाओ। बाबा साहब को अपनाओ, बाबा साहब के आंदोलन को अपनाओ, बिकने वाले नालायक नेताओं को मत अपनाओ। लेकिन आंदोलन तो तुम्हारा है, आंदोलन उसके बाप का नहीं है, बिकने वाले नेता के बाप की वो पीढ़ीजात जागीर नहीं है, आपकी भी है, आपका भी उतना ही अधिकार है। इस भूमिका को हमने साथ में लेना चाहिए। और इसीलिए आने वाले दिनों में गढ़चिरौली एक बड़ा जिला है, बड़ा जिला है, ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी है, यहाँ से शुरू होकर थाना, मोखरा, जवार, नासिक तक एक बड़ा बेल्ट है। और बहुत से ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहाँ दलित और आदिवासी मिलके भी 40% के पास जाते हो, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग से काम करना चाहिए। और इसीलिए सिर्फ राजनीति का मकसद नहीं, सामाजिक मकसद बड़ा है, कल्चरल मकसद बड़ा है। और इन बातों को ध्यान में रखकर हमें एक दूसरे का साथ देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब राजा महाराजों के दिन खत्म हो गए,
ये राजा आएगा, वो राजा आएगा। मैं जब भी वो सातारा में चला जाता हूँ, वो कहता है सातारा में एक राजा, कोल्हापुर में जाते साला उसमें दूसरा राजा, और साला भारत प्रजातंत्र संविधान का कानून, और फिर ये राजा महाराजा आए कहाँ से? तुम्हारे गढ़चिरौली में भी एक राजा है ना? अब राजा आए कहाँ से यार? बाबा साहब के संविधान ने सारे रानियों का पोस्टमार्टम किया, नसबंदी की, ऑपरेशन की, राजा पैदा होने का काल खत्म किया, फिर भी साले राजा लोग जिंदा। कहां से राजा भी जाते? कोई राज्याभिषेक करवाए, हर दसरे को अपना राजेशाही फेस्टिवल करवाए। ये संविधान का अपमान है, ये संविधान की नफरत है, संविधानिक कल्चर की नफरत है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और हमारा एक ही रास्ता है, फुले शाह अंबेडकर, बिरसा या बहुजन आंदोलन, उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। उस रास्ते को हमने आने वाले दिनों में मजबूत करना चाहिए। इसकी बुनियाद गढ़चिरौली जिले में बिरसा मुंडा के 150वें जयंती के मौके पर यह करना जरूरी था। चुनाव है, फिर भी दिक्कत है, इसके बावजूद करना था। जय भीम, जय भारत।